आदाब। खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबर दोपहर में आज हमने दो मौजू का इंतखाब किया है। पहला मौजू गुजरात से जुड़ा हुआ है। दरअसल गुजरात में आज मजालिस मकामी, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के वोटों की गिनती हो रही है, जिसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। इस हवाले से हम आपको तफसील देंगे। दूसरे बड़े मौजू की अगर हम बात करें तो एमपी में आज बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट में हर शोबे के लोगों को उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इस बजट में हर शोबे के लोगों को क्या कुछ मिलता है, इस पर हमारी निगाहें मरकूज होंगी। तो दूसरी खबर यह है। पहली खबर की बात कर लेते हैं। गुजरात में मजालिस मकामी इंतखाबात के नतायज आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी को 20 जिला पंचायतों में सबकत हासिल है। गांव में कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक नगर पालिका के चुनाव के नतायज बीजेपी के हक में आते दिखाई दे रहे हैं। 2720 सीटों पर अब तक 904 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें बीजेपी को 600 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस को 203 और आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें आई हैं। जिला पंचायत के चुनाव के नतायज में बीजेपी का दबदबा है। बोटाद नगर पालिका वार्ड नंबर 1 पर बीजेपी के 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। मोरबी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि भरूच के आमोर नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। मेहसाना के ऊंजा वार्ड नंबर 1 पर भी बीजेपी के उम्मीदवार फतेहयाब हुए हैं। वहीं जामनगर तहसील पंचायत में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। गुजरात के 81 मजालिस मकामी, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायतों के लिए हुए इंतखाबात में औसतन 60% पोलिंग हुई थी। तो जिला पंचायत 980 सीटों के नतीजे आ जाने वाले हैं। अगर 11:30 बजे तक की बात करें तो जिला पंचायत की 980 सीटों के में से 49 सीटों के नतायज अब तक आ चुके हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तहसील पंचायत की, तो तहसील पंचायत के हवाले से खबर यह है कि 11:30 बजे तक 1992 सीटों के नतीजे आए हैं। तो वहीं नगर पालिका की अगर हम बात करें, जिसे नगर निगम भी कहा जाता है, 2720 सीटों के हवाले से जानकारी ये मिल पाई कि अब तक 131 सीटों के नतीजे 11:30 बजे तक आ पाए हैं। खुशाइन बात बीजेपी के लिए ये है कि बीजेपी का दबदबा इस इंतखाब में भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त सिचुएशन क्या है और किस मरहले में काउंटिंग का अमल पहुंच चुका है, क्योंकि शुरुआती दौर था, बैलेट से काउंटिंग हो रही थी, बैलेट का दौर खत्म होता है, फिर ईवीएम मशीनें खुलती हैं, फिर काउंटिंग शुरू होती है और 12 बज चुके हैं। संजय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। संजय, इस वक्त आप किस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है और वहां से क्या कुछ जानकारी? जिस प्रकार से नतीजे सामने आ रहे हैं, गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन है, जिसमें से 81 नगर पालिका है, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत की जो इलेक्शन हुआ था, उसके नतीजे जिस प्रकार से सामने आए हैं और उसमें ज्यादातर बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। हम अभी अहमदाबाद जिला पंचायत की लांबा का जो गीता हाई स्कूल है, जो काउंटिंग सेंटर है, वहां पे जिला पंचायत 7 जिला पंचायत की जो बैठक है उनकी जो काउंटिंग हो रही है और साथ में 28 तालुका पंचायत, 10 तालुका पंचायत है, उसकी काउंटिंग हो रही है और उसमें भी ज्यादातर जो 10 तालुका पंचायत की जो बैठक है उनमें 7 से 8 बैठक में बीजेपी का जो परिणाम आ चुके हैं और बीजेपी के उम्मीदवार विजेता हुए हैं। 3 बैठक है तालुका पंचायत की, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो विजेता हुए और एक अपक्ष के उम्मीदवार विजेता हुए। इसलिए दिख रहा है कि ज्यादातर जो बीजेपी का परचम है वो ग्रामीण इलाका है, जो गुजरात का ग्रामीण इलाका है, उसमें भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से महानगर पालिका के नतीजे थोड़े दिनों पहले आए थे, उसमें भी बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था और जिस प्रकार से अभी जो स्थानिक स्वराज की जो इलेक्शन का जो परिणाम आता नजर आ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकलती जा रही है।
जी वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी राहत भरी खबर दिखाई दे रही है। जामनगर इसके अलावा कई और सीटें हैं जो आम आदमी के खाते में गई हैं। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी संजय? बिल्कुल, जिस प्रकार से महानगर पालिका का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी सूरत में आम आदमी पार्टी की ज्यादातर जो सीटें आई थी, बीजेपी के सामने विपक्ष में आम आदमी पार्टी का जो सीटें दिख रही थी। और उसी प्रकार जो ये ग्रामीण इलाके और खास तरीके से देखा जाए जामनगर इलाके में भी आम आदमी पार्टी की सीटें आती दिख रही है। इस प्रकार से दिख रहा है कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तो अभी यही मेरा सवाल आगे होने वाला था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के हवाले से आने वाले नतीजों में कांग्रेस कहां दिख रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले जब भी चुनाव होते थे तो दो ही पार्टी गुजरात में दिखती नजर आ रही थी। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी को मतदाता स्वीकारते नहीं थे। पर अभी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो बैठक आ रही है और उसी के चलते कांग्रेस का विकल्प मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को बना दिया हो, ऐसा इस नतीजे से जाहिर सी बात है ये कहा जा सकता है। संजय हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ गीता हमारी नुमाइंदा भी जुड़ चुकी हैं। गीता, इस वक्त आप किस काउंटिंग सेंटर में आप मौजूद हैं? बताइएगा वहां से जानकारी किस चरण में पहुंचा है काउंटिंग जहां पर आप मौजूद हैं? अच्छा, मैं गांधीनगर जो जिला है जो कैपिटल है गुजरात का, वहाँ पे सेक्टर 15 में हूँ। यहाँ की एक सरकारी कॉलेज है जहाँ पे मतगणना अभी शुरू है। यहाँ पे गांधीनगर जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका के चुनाव हैं। खास करके मानसा, दहगाम और कलोल, इन तीन जगहों पे तालुका पंचायत, नगर पालिका और जिला पंचायत के चुनाव हैं। कुल 19 जो चरण है उसमें ये सभी मतगणना खत्म होगी। अभी यहाँ की जो बात है, तो जहाँ तक गांधीनगर की बात है, यहाँ पे कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, नहीं बीजेपी का। कैपिटल होने के बावजूद ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पे जो सीटें आ रही हैं अभी वो भाजपा कांग्रेस पैरेलल आ रही है। ज्यादातर आगे यहाँ पे कांग्रेस है। जी, तो कांग्रेस के लिए गांधीनगर से बड़ी खबर और राहत की खबर यह है कि कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 19 मरहले में यहां पर काउंटिंग हो रही है। क्या ये मालूम किया जा सकता है कि आप तक ये खबर पहुंच पाई है कि किस चरण में अब गांधीनगर, जिस काउंटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं, वहां पर काउंटिंग पहुंची है और इस काउंटिंग सेंटर पर कब तक काउंटिंग मुकम्मल हो सकती है? गीता, कितना समय लगेगा? अंदाजन 2 बजे के करीब सभी जो सीट है उसका रिजल्ट आ सकता है। वैसे कोविड की गाइडलाइन के चलते जो रिजल्ट है, जो मतगणना है, वो काफ़ी धीमी चल रही है। मतलब कि अभी तक ऑलमोस्ट हर जगह पे रिजल्ट आ जाना चाहिए, परंतु हर जगह पे, मतलब गुजरात के हर जिले में काउंटिंग लेट इसलिए चल रही है क्योंकि कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हर बार 7 बजे ही मतगणना शुरू हो जाती थी, इस बार 9 बजे मतगणना शुरू हुई है। तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट आते आते 3-4 बज सकते हैं। परंतु जहाँ तक किसी पार्टी की लीड की बात करें, 1:30 बजे भाजपा ने अपना विजयोत्सव घोषित कर दिया है। मतलब ऑल ओवर जो रुझान आ रहे हैं पूरे गुजरात से, उसमें बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। ऑल ओवर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 358 उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जो तालुका पंचायत से अब तक में विजेता घोषित हो चुके हैं। बीजेपी के जिला पंचायत के 74 जो उम्मीदवार हैं वो विजेता घोषित हो चुके हैं। नगर पालिका के 238 उम्मीदवार हैं जो विजेता घोषित हो चुके हैं। साथ ही में मैं ये बता दूं कि कांग्रेस कहाँ पे है। तालुका पंचायत में कांग्रेस अभी तक 94 सीटें जीत पाई हैं। जिला पंचायत में 15 सीटें और नगर पालिका में 60 सीटें अब तक जीत पाई है। और जहाँ तक आपकी बात जो आपने पहले भी करी, तो आपने खाता खोला है, ऐसा बोल सकते हैं। तालुका पंचायत में उनके 4 उम्मीदवार जीते हैं और नगर पालिका में गीता, आम आदमी पार्टी के इस जीत को वहां की जनता कैसे देख रही है और सियासी पार्टियों के माथे पे शिकन तो जरूर आने लगा होगा, भले ही ये तालुका पंचायत हो, जिला पंचायत हो या नगर पालिका की इंतखाब हो या नतायज हो?
नहीं, आपकी वजह से किसी पार्टी को शिकन है ऐसा माहौल अभी यहाँ पे इसलिए नहीं है कि उन्होंने सिर्फ खाता खोला है ऐसा बोल सकते हैं। बड़ी लीड आपकी कहीं पे भी नहीं है। टोटल मैंने कहा कि नगर पालिका में 1 और तालुका पंचायत में 4 उम्मीदवार उनके विजेता हुए हैं। कॉरपोरेशन के रिजल्ट की बात करें तो कॉरपोरेशन मतलब महानगर पालिका के जो रिजल्ट थे उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सूरत ही एक ऐसा सिटी था जहाँ पे उन्होंने 27 सीटें एक साथ जीती थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपके चलते कांग्रेस को टेंशन जरूर हो सकती है, परंतु भाजपा को इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कांग्रेस जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो उनके लॉयल वोटर्स हैं, परंतु कांग्रेस से जिसको उम्मीदें नहीं रही वही वोट कहीं ना कहीं आप में जाते हुए दिखाई दिए हर जगह पे। तो यानी ये कहा जा रहा है कि लोग अब ऑप्शन के तौर पर आम आदमी पार्टी को गुजरात में देख रहे हैं और कांग्रेस की हालत और नतीजों के हवाले से जो है वो काफी खराब तर दिखाई दे रही है। गीता हमारे साथ बनी रहें, हमारे साथ संजय हमारे नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं। संजय, ये बताइएगा कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज की अगर बात करें, शहरी और ग्रामीण, तो नतीजे इन शहरी और ग्रामीण इलाकों के क्या कुछ कह रहे हैं? किस पार्टी का इन दोनों इलाकों में दबदबा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से नतीजे सामने आ रहे हो, नगर पालिका हो या फिर जिला पंचायत हो या फिर तालुका पंचायत हो, जो अर्बन एरिया है काफी समय से ऐसा ही दिख रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी का दबा है वो अर्बन एरिया में तो काफी सारा पहले से ही रहा हुआ है और जिस प्रकार से अभी नतीजे भी सामने आ रहे हैं और उसी के चलते वो भी दिख रहा है कि जिला पंचायत की ज्यादातर सीटें हैं और तालुका पंचायत और नगर पालिका की ज्यादातर सीटें जो अर्बन एरिया की है वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। साथ में इस बार जो रूरल एरिया है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादातर विजय हासिल हो रहा है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस बार निष्क्रिय दिख रही थी। जो भी उन्होंने जो भी प्रचार किया था उसमें भी उनके जो नेता है, कांग्रेस के जो आला नेता है, वो उसमें कहीं ना कहीं नीरस प्रचार वो दिख रहा था और उसी के कारण कहीं ना कहीं जो मतदाता है, ग्रामीण इलाके के मतदाता है, उन्होंने भी बीजेपी का जो उम्मीदवार है उनको ही चयन किया हुआ है। जिस प्रकार से नतीजे सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी 2 बजे तक काउंटिंग चलेगा और उससे पूरा चित्र है वो स्पष्ट हो जाएगा, पर अभी जिस प्रकार से नतीजे सामने आ रहे हैं उसी के चलते रूरल एरिया में भी ज्यादातर बीजेपी के उम्मीदवार सीट निकालते हो रहे हैं, ऐसा चित्र दिख रहा है। जी, क्या कई ऐसे मकामात होते हैं जब काउंटिंग होती है तो संजय इस तरह की खबरें आती हैं कि ईवीएम मशीनों में खराबी हुई जिसके चलते काउंटिंग लेट शुरू हुई? क्या इस तरह की खबर सामने आई किसी भी काउंटिंग सेंटर से? अभी तक इस प्रकार की कोई बात जहाँ हम काउंटिंग जहाँ चल रहा है वहाँ तो ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि कई सारे इलाके हैं जो गुजरात के कई ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे भी काउंटिंग जो काउंटिंग क्षेत्र है वहाँ पे भी काउंटिंग चल रहा है। अभी तक जिस प्रकार से जो नतीजे सामने आ रहे हैं और न्यूज जो सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखने को नहीं मिला है कि कहीं जो काउंटिंग में जो काउंटिंग मशीन है उसमें खराबी सामने आई हो। हालांकि जिस प्रकार से अभी नतीजे सामने आ रहे हैं और अभी तक 2 या 3 बजे तक ये काउंटिंग चलेगा और उसमें पूरा का पूरा चित्र वो सामने आएगा। जी, अगर नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत की सीटों के हवाले से बात करें तो तफसील हमारे नाजरीन को, व्यूवर्स को दीजिएगा। इससे पहले हम रुख कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा गीता जो कि जुड़ी हुई है हमारे साथ जुड़े रहिए। संजय, गीता, डिटेल में अगर जाना चाहें एक बार फिर से व्यूवर्स के लिए, क्योंकि गुजरात में इंतखाब हो रहे हैं और गुजरात की ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टेट के दर्शक जानना चाहते हैं, तो शुरुआत से बताइएगा कि कितनी कितनी सीटें हैं, जिसमें से कितनी सीटें किस पार्टी को गई हैं और अभी कितनी सीटें बाकी हैं जिनके नतीजे आने बाकी हैं? जैसे ही पहले संजय ने बताया कि 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत में की सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। उसके लिए 28 फरवरी को वोटिंग हुआ था और आज उसकी मतगणना हो रही है। सबसे पहले बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम मशीन में अभी मतगणना शुरू हो चुकी है। मत प्रक्रिया, वोटिंग की काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी चल रही है बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइन। और जहाँ तक सीटों की बात है,
बीजेपी हर जगह पे आगे चलती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है कमलम, वहाँ पे जोरों शोरों से विजयोत्सव की तैयारियां भी हो चुकी है। एक जो सेलिब्रेशन का ऐलान भी घोषित कर दिया गया है। करीबन 1:30 बजे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और साथ ही साथ CM विजय भाई रूपाणी भी वहां पे पहुंचेंगे और जो टोच के नेता हैं गुजरात के वो वहां रहेंगे और कार्यकर्ता भी इस जश्न में शामिल होंगे। मतलब ऑल ओवर गुजरात की जो बात है, तो जिस तरीके से कॉरपोरेशन 6 महानगरों का इलेक्शन था उसी तरह और वहाँ पे बीजेपी आगे रही, उसी तरह यहाँ पे भी जो बीजेपी है वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक बीजेपी की बात करें, सीटों की बात करें, 11 तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 358 सीटें बीजेपी तालुका पंचायत पे आगे हैं। 74 जिला पंचायत सीट पे भाजपा ने कब्जा किया हुआ है। मतलब उम्मीदवार जो हैं वो 74 भाजपा के जीत चुके हैं। नगर पालिका के 238 उम्मीदवार जीत चुके हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, 94 उम्मीदवार जो हैं तालुका पंचायत के वो अभी तक जीत चुके हैं। जिला पंचायत के 15 उम्मीदवार जीत चुके हैं और नगर पालिका के 60 उम्मीदवार जीत चुके हैं। अदर्स मतलब बाकी पार्टियों ने खाता नहीं खोला। आपने तालुका पंचायत में 4 उम्मीदवार और नगर पालिका में उनका 1 उम्मीदवार जीता हुआ है। अदर्स जो बाकी की पार्टी है वो 0-0 पे सिमट गई है। सिर्फ नगर पालिका में अदर पार्टी ने खाता खोला है और 1 उम्मीदवार जो है नगर पालिका में वो अदर पार्टी का अब तक जीता है। जी, तो नगर पालिका के हवाले से सिर्फ 1 उम्मीदवार अदर्स के तौर पर सामने आया है। कई ऐसे इंतखाबात होते हैं जिसमें हमने देखा है, अगर हम बात जम्मू कश्मीर की बात कर लें जहां पर लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए थे, उसमें अदर्स ने खूब जलवा बिखेरा था, यानी बड़ी तादाद उनके कामयाब होने की थी। लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ नगर पालिका में 1 अदर उम्मीदवार ने जीत का खाता खोला है। गीता हमारे साथ जुड़ी रहे हैं, हमारे साथ एक और नुमाइंदा मयूर जुड़ चुके हैं। मयूर, इस वक्त आप कौन से काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं और अगर चरण की काउंटिंग के चरणों की बात करें तो किस चरण में आप काउंटिंग सेंटर पर जहां मौजूद हैं वहां पर काउंटिंग पहुंच चुकी है और किस पार्टी का दबदबा और किस तरह का कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है जहां पर आप मौजूद हैं? मयूर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? मयूर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संजय का। संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय, आप अगर सुन पा रहे होंगे तो सवाल का जवाब दीजिएगा। इस वक्त जिस काउंटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं वहां की क्या कुछ जानकारी? संजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें अपने नाज़रीन को कि नगर पालिका, जिसे नगर निगम कहा जाता है, 81 सीटों के नतीजे आ रहे हैं और इस में अगर उम्मीदवारों की हम बात करें तो उम्मीदवारों के जीतने का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही जिला पंचायत के 31 जिला पंचायत के नतीजे आ रहे हैं। वहीं तहसील पंचायत, तालुका पंचायत की अगर हम बात करें तो 231 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। तालुका पंचायत में 358 बीजेपी के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हम आपको मजीद अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल काउंटिंग जारी है और बीजेपी का दबदबा बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी के कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूरल एरियाज में तो बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ देखी जा रही है, तो वहीं अर्बन एरियाज में पहले से ही बीजेपी ने पकड़ बना रखी थी। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। अपने तमाम उम्मीदवारों का बेहद शुक्रिया, नुमाइंदों का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तफसीलात उन्होंने दी। दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात दूसरे मौजू की। मध्य प्रदेश हुकूमत का आज बजट पेश किया जा रहा है। वजीर खजाना जगदीश देवड़ा असेंबली में बजट पेश कर रहे हैं। वजीर खजाना जगदीश देवड़ा असेंबली में पहला पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं, यानी ई बजट है ये। बजट में तालीम, सयाहत पर खास फोकस करने के साथ साथ रियासत में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात
की भी झलक देखने को मिल सकती है। बजट में कहा जा रहा है कि किसान, सेहत और तालीम पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। वहीं न्यूज़ 18 से वजीर खजाना बातचीत करते हुए कुछ देर पहले, जब बजट सेशन की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे कबल कैबिनेट में इस बजट को मंजूरी देने के बाद बातचीत करते हुए कहा था कि सबका ख्याल रखा जाएगा, हर शोबे पर फोकस रहेगा इस बजट में। इस हवाले से हम मजीद अपडेट और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त बजट असेंबली में पेश किया जा रहा है। किन किन शोबों पर फोकस करने की कोशिश की गई है, हम जानने की कोशिश करेंगे। मेहताब आलम, क्योंकि कुछ देर पहले जब बजट पेश पढ़ने से पहले जगदीश देवड़ा, जो कि वजीर खजाना है, उन्होंने कहा था न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कि हर शोबे पर फोकस रहेगा और सबका रखा जाएगा खास ख्याल। तो क्या इसी राह पर मध्य प्रदेश के असेंबली में बजट जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सना, हुकूमत तो अपना दावा करती है और अपोजिशन अपनी राग लाती है। यह क्योंकि हुकूमत ने जो है सबका साथ सबका विकास की बात की, और पहले ही जो कहा था वज़ीर आला ने खुद कहा था कि बजट में जो है कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल से पे कोई राहत भी नहीं मिलेगी, वैट से जो है छूट पर। वो सबका साथ ख्याल रखने की बात की गई थी। लेकिन सबका साथ ख्याल रखने की जब बात है, जो अपोजिशन ने जो है, जिसमें कई बार जो है वॉकआउट करने की, जो है हंगामा करने की कोशिश की, उसका यह कहना है कि जो है कोरोना के कहर में जो फी नफर जो है 480 रुपये लोगों की जो है तनख्वाह आमदनी में कम हुई है। अब जब लोगों की चीज़ें कम हुई है तो उसमें जो है इजाफा करने के लिए जो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पे जो फोकस होना चाहिए था वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। किसानों के मामले की बात करें तो किसानों पर वही बात की जा रही जो पहले से जो है रही है कि किसानों को जो है उस पर ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन किसानों को जो है नए टैक्स से जो है छूट कैसे मिलेगी, किसानों की फसलों को जो है उस पर जो मामला है उस पर जो है अगर वो मदद मिले जाते हैं तो उस पर उनको राहत कैसे मिलेगी, और फिर किसानों की जो है अगर वो खेती में जाते हैं उनकी ज़मीनों की नई जांच की जो बात है उससे उनको जो है सहूलियत कैसे मिलेगी। अक़लियतों की अगर बात करें तो बुरहानपुर समेत 4 शहरों का जिक्र किया गया, लेकिन भोपाल को उसमें कोई जिक्र नहीं है। और उन 4 शहरों की बात की गई कि जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत रहती है वहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है सेंटर बनाए जाएंगे। एक ये राहत की खबर अक़लियतों के हवाले से यह है। लेकिन अगर हज कमेटी की बात करें, उर्दू अकेडमी की बात करें, मदरसा असातिज़ा की बात करें, या फिर वक्फ बोर्ड की बात करें जहां पर 2018 से किसी की कोई कमेटी नहीं है, और मध्य प्रदेश मदारिस असातिज़ा को 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, हज कमेटी की मुलाजिमिन को तनख्वाह नहीं मिली, उसके बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया है। सेहत की बात की गई है, यकीनी तौर पर सेहत की जरूरत सभी को है, और पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो है कोरोना में सेहत की बात करें तो जो खस्ताहाली सामने आई थी, भोपाल की जो है हमीदिया हॉस्पिटल या दूसरे उसकी बात करें तो उस पर जो है कोई चीज़ नहीं मिली है। लेकिन जबलपुर के लिए महाकौशल की बात करें तो वहां पर नए हॉस्पिटल खोलने की जो है बात जरूर की गई है। इसी तरह से जो विंध्य प्रदेश को जो है फोकस करने की कोशिश की गई है, और सयाहत पे जो है फोकस करने की कोशिश की गई है। जी, तो ये अहम ऐलानात है जो अब तक मुमकिन हो पाए हैं बजट में। हालांकि ई पेपरलेस बजट है जिसे पेश किया जा रहा है वजीर खजाना के जरिए, और इस बजट में क्या कुछ अहम नुकात और होंगे और क्या अहम ऐलान आम आदमी के लिए होंगे, इस पर निगाहें मध्य प्रदेश के आवाम की जुटी हुई हैं। क्योंकि मेहताब आलम, हम ये जान रहे हैं कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है, और महंगाई के हवाले से मरकजी सरकार पर निशाना भी लगातार साधा जा रहा है। आम आदमी परेशान है, तो महंगाई की मार को कम करने के लिए क्या लगता है कि मध्य प्रदेश हुकूमत के इस बजट में कुछ राहत हुकूमत की तरफ से आम आदमी को देने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं, एलपीजी सिलेंडर रोज बरोज बढ़ रहा है। हाँ सर, देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि वज़ीर आला ने पहले ही ऐलान कर दिया था, जगदीश देवड़ा जो वज़ीर खजाना, उन्होंने कह दिया था कि जो पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगाया, जो वैट का जो टैक्स है, अगर आप पूरा 100 रुपये जो है मध्य भोपाल में जो है पेट्रोल की जो कीमत हो गई, अगर आप इस पर एनालिसिस करें तो आपको हैरत होगी कि पेट्रोल जो यहाँ पर पहुँचता है मध्य प्रदेश में तो इसकी मजमूई की कीमत जो है कुल 30 रुपये होती है, लेकिन उस पर टैक्स जो लगता है मध्य प्रदेश हुकूमत का वो 40 रुपये होता है। बाकी दूसरे जो है 30 रुपये जो है सेंट्रल सर्विस के टैक्स का दूसरे मामले में चले जाते
जाते हैं। यहाँ पे सवाल ये कि अगर जो है डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो सिर्फ इतने पे इजाफे मत देखिए, बल्कि ये चीज़ें जब दूसरी तरफ पहुँचती हैं, उस पर एक शहर से दूसरे शहर में माल ट्रांसफर होता है तो उसकी कीमतों में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है जहाँ पर कोरोना ने माशी हालत को जो है खस्ता हाल किया था, आम लोगों की जो है जिंदगी जो मुतासिर हुई थी, वहीं पर बढ़ती हुई महंगाई पर कोई जो है हुकूमत का एक तरह से कहें कि अंकुश लगाने की जो है बंदिश लगाने की कोई बात इसमें नहीं हो रही है। हाँ, हुकूमत ने जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, मध्य प्रदेश को खुद कफील बनाने के लिए, रोजगार के नए हमारे साथ बने रहे। वजीर खजाना जगदीश देवड़ा असेंबली में बजट पेश कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे थे इस वक्त, सुन लेते हैं चर्चा के लिए दिनांक 4 एवं 5 मार्च 20 से 21 नियत करता हूँ। आय व्यय में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 2 मार्च 2021 को सायंकाल 5 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती है। विधानसभा की कार्यवाही सदन की सर्वसम्मति से अपने नुमाइंदे दिनांक 4 मार्च 2021 को मेहताब आलम तक के लिए स्थगित। अक़लियतों के हवाले से जी कई तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी और इसी तरह इस वक्त यहाँ पर बताना बेहद जरूरी है अपने नाज़रीन को कि 4 मार्च के बाद बजट सेशन का इख्तिताम होगा। इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो कोविड की वजह से वहाँ भी सेशन को मुख्तसर कर दिया गया है। कुछ अहम ऐलानात और बड़े ऐलानात की अगर हम बात करें जिसे उंगलियों पर गिना जा सकता हो, मेहताब आलम, वो इस बजट में क्या कुछ रहे? देखिए सना, मैं बता दूं जो सबसे बड़ा अहम ऐलान है कि जो है जैसा मैंने कहा कि हेल्थ सेक्टर पर हुकूमत ने बड़ा फोकस किया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है 9 मेडिकल हॉस्पिटल जो है कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। उसमें महाकौशल की बात करें, विंध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर ग्वालियर डिवीजन की बात करें तो वहाँ पर एक बड़ा खुशाइंद कदम है हुकूमत का, क्योंकि जो है जिस तरह से कोरोना की बीमारी हुई और बीमारी के बाद जिस तरह से लोग तिब्बी सहूलियात से महरूम रहे तो एक बड़ा कदम हुकूमत का है। उसी तरह से अगर बात करें तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर हुकूमत एक बड़ा फोकस किया है। इरिगेशन के सिस्टम को जो है सेक्टर को बढ़ाने पर जो है हुकूमत ने फोकस किया है। और अक़लियतों की बात करें तो बुरहानपुर और दूसरे 4 शहरों का जिसका जिक्र किया गया उसमें जो है भोपाल का जिक्र नहीं, हालांकि उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाकर जो है उनको मुराद जो है पहुंचाने की जो है एक कोशिश की गई है। हालांकि जो है मध्य प्रदेश की अक़लियतों की अगर बात करें तो जहाँ पर यह था कि जो 6 बड़े इदारे हैं, चाहे हम उर्दू अकेडमी की बात करें, हज कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें या अक़लियती कमीशन की बात करें, इन हवालों से जो है क्योंकि 2019 के बजट में एक प्रोविजन जरूर किया गया था, 2020 के बजट में कुछ जो है सप्लीमेंट्री बजट आया था, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट में इन इदारों के बजट में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया था। और फिर ये जो नया बजट आया, जो अक़लियतों के इदारों को जो उम्मीद थी अभी तक जिसका कोई जिक्र नहीं आया है कि इमाम मस्जिदीन की तनख्वाहों में जो है यानी अक़लियती इदारों के आज भी हाथ खाली है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बजट पेश कर दिया गया और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम पर फोकस किया गया है। और इसी के साथ इस खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।